हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य में सबसे पहला कार्य है बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण करना। इसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। शरीर का निर्माण करने वाला जो पौष्टिक तत्व होता है, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है और शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन कोशिकाओं को बनाता है, कोशिकाओं से शरीर बनता है। प्रोटीन की कमी होने से शरीर का निर्माण और वृद्धि विकास का जो काम है वो नहीं अच्छे से हो पाता, जिससे शरीर में वृद्धि नहीं होती। ये हमारे शरीर में नए तंतुओं का निर्माण किस लिए चाहिए? हमारे शरीर में जो भी कार्य किए जाते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन की वजह से नई कोशिकाओं को ये बना सकता है। और जो भी हमारे शरीर में सभी द्रव्य पदार्थ होते हैं, उनको बनाने के लिए, और द्रव्य पदार्थों में यहाँ पे ये यूरिन और बाइल जूस, पित्तरस, इन दोनों में प्रोटीन नहीं होता। इसके अलावा शरीर के सभी कोशिकाओं में प्रोटीन होता है, चाहे वो हमारे सिर के बाल हैं, चाहे हमारी स्किन है, हमारे दांत हैं, हमारी हड्डियां हैं, हमारी मांसपेशियां या मसल्स हैं। तो शरीर के सभी अंगों को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड है रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, ऊतकों की मरम्मत करना। वृद्धि और विकास के लिए नई कोशिकाएं बनाई और मरम्मत के लिए भी नई कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है। शरीर में क्यों होती है टूट फूट? जब भी हमारे शरीर में शारीरिक गतिशीलता, क्रियाशीलता होती है, बहुत सी क्रियाएं होती रहती हैं, आंतरिक क्रियाएं, उससे कोशिकाओं में टूट फूट होती है। उनकी मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, नई कोशिकाएं चाहिए। और इसके साथ ही हमारी शरीर में जब कोई कट लग जाता है, कोई जल गया या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, चोट लग गई, तो उसकी मरम्मत के लिए नई कोशिकाओं को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का निर्माण करने के लिए थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था ब्लड कोएगुलेशन, रक्त का स्पंदन। जब चोट लगती है तो खून बहता है, और बहते हुए खून को रोकना ब्लड कोएगुलेशन कहलाता है। इसमें हमारे रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिनोजन में बदलती है, और ये फाइब्रिनोजन एक धागों का जाल सा बना लेता है, जिसके अंदर रक्त कणिकाएं फंसकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं, जिससे बहता हुआ खून जो है वो बंद हो जाता है। तो उस फाइब्रिनोजन को बनाने में ये मदद करता है। फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन को बदलकर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स। हमारे शरीर में बहुत से एंजाइम्स बनाए जाते हैं, बहुत से हार्मोन्स बनाए जाते हैं। एंजाइम्स जो हैं, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस में, पाचक रसों में एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो भोजन के पौष्टिक तत्वों का पाचन करना, उसका उपापचयन करना, मेटाबॉलिज्म और शरीर में उनका उपयोग, इसमें मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में एंजाइम्स के अलावा हार्मोन्स बनाए जाते हैं, जैसा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न एंजाइम्स बनाए जाते हैं। हमारी इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। इसी तरह से थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, वो थायरोक्सिन में प्रोटीन होता है, वो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो इन हार्मोन्स के रस स्राव, जिसमें हार्मोन्स होते हैं, उनमें प्रोटीन चाहिए, और इसकी कमी से यह ग्रंथियां हार्मोन्स नहीं बना पाएंगी, जिससे कि शरीर की क्रियाओं पे तो असर पड़ेगा ही, इनके द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन्स में भी कमी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो है वो प्रोटीन के द्वारा संभव होता है। प्रोटीन उनको बनाती है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी
तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण कम मात्रा में होगा, जिससे शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी और हमारा शरीर जल्दी जल्दी बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। इसके लिए हमें हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में गामा ग्लोबुलिन होती है जो हमें बीमारियों से बचाती है, और माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो हमें बच्चों को इम्यूनिटी देती है, बीमारी से लड़ने की ताकत देती है, और ये प्रोटीन से ही बनी हुई होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जो माताएँ लैक्टेटिंग मदर हैं, लैक्टेटिंग मदर धात्री माता जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके शरीर में उनको दुग्ध स्राव के लिए ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन उनको भोजन में शामिल करके उनके दुग्ध स्राव में मदद मिलती है। इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में बढ़ जाती है। यहाँ पे भी बॉडी बिल्डिंग के काम में भी ये विकास की अवस्था में, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के समय प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। नाम से हमें पता है हीमोग्लोबिन लोहा और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनता है, तो हमारी HB अगर कम है तो हमें आयरन के साथ प्रोटीन भी ज़्यादा लेना चाहिए। और ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आने का काम करता है। नेक्स्ट है बॉडी रेगुलेटरी फंक्शंस। शरीर को कंट्रोल करने वाले, रेगुलेट करने वाले, नियंत्रित और नियमित करने वाले कार्य। इसमें पहला है pH वैल्यू। pH वैल्यू जो है शरीर के अम्ल और क्षार की मात्रा पर निर्भर करती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के pH वैल्यू को बनाए रखता है। अगर pH वैल्यू बिगड़ जाए तो शरीर कई बीमारियों से पीड़ित हो सकता है, और ये प्रोटीन एक pH वैल्यू को बफर करने का काम करता है, जो कभी अम्ल में बदल जाता है, कभी अक्षार में बदल जाता है। जिसकी कमी हो उसकी मात्रा बढ़ाकर उसको बराबर करने में मदद करता है। तो ये pH वैल्यू बनी रहती है। और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर से निकलती है तो वो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल में बदलकर अम्लीयता बढ़ा देती है, तो इससे कि इसको फिर हटाने का काम प्रोटीन जो है वो करता है। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन के रूप में प्रोटीन जो है उसको वापस लेके आना, ये काम इसके द्वारा किया जाता है। थर्ड है ऑस्मोटिक प्रोसेस। ऑस्मोटिक प्रोसेस को रसाकर्षण दबाव भी कहते हैं। शरीर में जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, ये हम देखते हैं कि पानी जो है ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, तापमान हाई टेम्परेचर से लो की तरफ पहुंचता है, बहता है। इसी तरह से शरीर में गाढ़े द्रव्यों से पदार्थ जो है वो पतले द्रव्य की तरफ जाते हैं, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में प्रोटीन मदद करता है। तो ये तब तक चलता रहता है जब दोनों का डेंसिटी जो है वो बराबर ना हो जाए, सांद्रता या गाढ़ापन एक जैसा ना हो जाए। तो इसमें प्रोटीन के अणु जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है गिव्स एनर्जी टू बॉडी। बॉडी को, शरीर को ऊर्जा देने का काम प्रोटीन करता है। जब भोजन में कार्बोज और वसा की कमी होती है तो प्रोटीन शरीर निर्माण का काम छोड़ के ऊर्जा देने का काम करता है, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये काम प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो पौष्टिक तत्वों को रक्त में जब वो पहुंच जाते हैं अवशोषण के बाद, तो उनको रक्त से दूसरे लीवर में या जहां उनकी उपापचयन होना है या उनको बाहर निकालना है, उस कामों को करने में प्रोटीन मदद करता है। हमारी जो कोशिकाओं की भित्ति होती है वो भी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। कोशिका भित्ति में प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन को पदार्थों को अंदर बाहर जाने में मदद करता है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट करने में उससे न्यूट्रिएंट्स को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है परिकर्सर का काम करना। ये हमारी जो विटामिन बी के प्रोटीन होते हैं उनको परिकर्सर का काम करता है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। इसी तरह से मेथायोनिन जो है ये प्रिकर्सर का काम करते हैं, जिससे कि ये प्रोटीन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाने में मदद करती हैं। उसके बाद है दूसरे कार्य, कुछ और कार्य भी प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि जो रोडोप्सिन है आँखों में पाया जाता है,
ये प्रोटीन है एक प्रकार की जो देखने में मदद करती है। फिर है हमारा जो मानसिक शक्तियों का विकास करना, ये भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और मानसिक शक्तियों का विकास ये प्रोटीन के द्वारा संभव है, जिसमें कि हमारा जजमेंट करना, एनालाइज करना, मेमोरी, रीजनिंग, ये सब कार्य मानसिक शक्तियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तीसरा है हेरिडिटी, हमारे हमारे जो जीन्स हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि जीन्स में क्रोमोसोम्स में होते हैं, ये प्रोटीन के द्वारा ही बनते हैं और प्रोटीन इनको मदद करता है। अगर रसाकर्षण दबाव जो है शरीर में ठीक ढंग से ना हो तो प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमने देखा है कई जगह शरीर में सोजिश आ जाती है, पानी जमा हो जाता है, जिसको इडिमा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रोसेस को बनाए रखता है। प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस दाब को बनाए रखता है। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की जो कमी होती है उसका शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और प्रोटीन की कमी जो है बच्चों में उसकी कमी का अलग प्रभाव पड़ता है, और बड़े लोगों में, वयस्कों में प्रोटीन की कमी का अलग प्रभाव पड़ता है। बच्चों में क्वाशियोर्कर नाम की बीमारी हो जाती है, मेरास्मस नाम की बीमारी हो जाती है, और PCM प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, ये उनके शरीर में होता है। अब ये प्रोटीन की कमी हमारे देश में, भारतवर्ष में लोगों में क्यों पाई जाती है, इसका क्या कारण है? सबसे पहला कारण है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। लोगों को ज्ञान नहीं है, किस चीज़ का ज्ञान नहीं है, पौष्टिक तत्वों का ज्ञान नहीं है, प्रोटीन के क्या कार्य हैं उसका ज्ञान नहीं है, प्रोटीन हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों से मिलता है। और कुछ लोग फिर स्वाद को ध्यान रखते हैं, उनको पता नहीं है कि इस तरीके से भोजन पकाएंगे तो प्रोटीन नष्ट हो जाएगा, तो वो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। और गरीब लोग भी कुछ अच्छे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर देने से प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको भी इसके बारे में ज्ञान ना होने की वजह से लोगों में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। दूसरा है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी की वजह से लोग ज़्यादातर वो भोजन लेते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, तो वो प्रोटीन को नहीं ले पाते हैं क्योंकि प्रोटीन के पदार्थ थोड़े महंगे होते हैं। और बेरोजगारी की वजह से, बढ़ती जनसंख्या की वजह से खाद्य पदार्थों का ठीक ढंग से कमी, उपलब्धता ना हो, या उनके ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब हो जाती हैं, सब जगह सब चीज़ें नहीं पहुंचती, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं होता, तो उस वजह से लोगों को ये नहीं मिल पाते हैं गरीबी की वजह से, तो लोगों में एक कुपोषण आ जाता है। तीसरा है फॉल्टी फूड हैबिट्स, खाने पीने की गलत आदतें। हमारे देश में लोग मक्खन, मलाई, घी, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स कम मात्रा में लेते हैं। खाने पीने की आदतें सही ना होने की वजह से, और या फिर वो जो भोजन खाते हैं उसका कोई निश्चित समय नहीं है, या हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, नियमित समय पर भोजन नहीं खाते, भोजन को अच्छे से चबा कर नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गलत आदतों की वजह से उनको प्रोटीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है और प्रोटीन की कमी उनको हो जाती है। फिर है लेस इनटेक, वो तो खाते ही कम है, प्रोटीन कम मात्रा में वो लोग लेते हैं, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है क्योंकि खाया उन्होंने कम है, कार्बोज ज़्यादा ले लिया, वसा ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन खाया ही नहीं, तो लेस इनटेक की वजह से उनको प्रोटीन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट 5वां है रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक बहुत सी धारणाएँ होती हैं, मान्यताएँ होती हैं, विश्वास होते हैं, जिसकी वजह से लोग प्रोटीन वाले पदार्थ जैसे कि मांस, मछली, अंडा, इन सब पदार्थों का सेवन नहीं करते, और उनको वेजिटेबल सोर्सेज से भी अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो प्रोटीन की कमी उनके शरीर में हो जाती है। छठा पॉइंट है अनहाइजीन, हाइजीन स्वच्छता, अनहाइजीन स्वच्छता की कमी। तो अगर हमारे आसपास स्वच्छता की कमी है, हम हाथों की, भोजन की, बर्तनों की, पकाते समय सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से जीवाणु पनपने लगते हैं, और जीवाणु हमारे शरीर की बीमार करते रहते हैं, इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो ये सभी कारण हैं प्रोटीन की कुपोषण के, और ये बाकी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि बच्चों में क्वाशियोर्कर, मरास्मस और PCM, और बड़े लोगों में जो प्रोटीन की कमी के प्रभाव होते हैं या अधिकता के प्रभाव होते हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।